ममता बनर्जी ने आज बनारस में कहा कि हार के डर से हमारा विरोध हो रहा है, अब बिना हराए बनारस से नहीं जाऊंगी। साफ तौर पर यह चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है और ममता बनर्जी हराने की बात इसीलिए कर रही हैं क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो कुछ भी कर रही हैं वो विधानसभा चुनावों में भले ही कोई असर न रख रहा हो, लेकिन ममता बनर्जी का निशाना भी 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं है, 2024 का लोकसभा चुनाव है। और ममता बनर्जी को इस बात से खास कुछ फर्क भी नहीं पड़ता कि उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या होगा, क्योंकि वो उसमें ज्यादा कुछ फेरबदल करने में अपना योगदान दे भी नहीं सकती है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी बड़ा योगदान दे सकती हैं, क्योंकि याद रखिए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनकी लोकप्रियता और स्वीकार्यता भी गुजरात में बिल्कुल ममता बनर्जी के बंगाल जैसी थी। और इसी समानता की वजह से ममता बनर्जी भी अब इस उम्मीद से है, ये दावा ठोक रही हैं इसी वजह से कि 2024 में वो खेला कर सकती हैं। और इसके अलावा आज उत्तर प्रदेश में छठे चरण की वोटिंग भी होनी थी। इस दौरान ममता बनर्जी की वाराणसी में रैली हुई जो है वो भी एक सोचे समझे समीकरण का हिस्सा है, जो इस तरीके से कह सकते हैं कि 2022 तो बहाना है, मसला तो 2024 में मोदी को हराना और कांग्रेस को विपक्ष से हटाना है। तो आइए आज इस कार्यक्रम में बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ हुआ और ममता बनर्जी किस तरीके से खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तैयारियों में जुटी हुई है। नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं अनुराग मिश्रा। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता और स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश में अड्डा जमाए हुए हैं और छठे चरण में मतदान जो हो रहा है उसके बाद सातवें चरण की तैयारी को मिले 2 दिन में पूरा माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हैं और कुछ ऐसा समीकरण बनाना चाह रहे हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिल जाए, योगी आदित्यनाथ की सरकार आ जाए। लेकिन विपक्ष भी किसी मोर्चे पर कमजोर नहीं रहना चाहता है और अगर चेहरों की गिनती की जाए तो अखिलेश यादव वाकई कमजोर पड़ रहे थे। जितने चेहरे भारतीय जनता पार्टी के पास थे उतने चेहरे अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के पास नहीं थे और इसीलिए अखिलेश यादव अपने साथ ममता बनर्जी को लेकर के आए हैं। कल ममता बनर्जी जब बनारस के घाट पर पहुंची तो वहां उनका भयंकर ढंग से विरोध हुआ, लेकिन वो घाट पर बैठी रही, कुछ देर आरती देखी, लेकिन उन्होंने आरती की नहीं खुद से और ये सांकेतिक तौर पर उनका जवाब था उन लोगों के लिए जो वहां पर उनका विरोध कर रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ ममता बनर्जी ने एक और चीज कही जो गौर से देखने वाली है। उन्होंने कहा कि हार के डर से हमारा विरोध हो रहा है और अब बिना भारतीय जनता पार्टी को हराए बनारस से नहीं जाऊंगी। हालांकि ममता बनर्जी के इस बयान के बाद उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि ममता बनर्जी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही हैं और वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-2 बार सांसद बने हैं वहां पर चुनौती देने की बात कर रही हैं। तो सवाल है कि क्या आने वाले भविष्य में हम ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन हम सभी वाकिफ हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और नरेंद्र मोदी भी ममता बनर्जी के तरीके से ही एक वक्त पर एक राज्य के मुख्यमंत्री थे और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अचानक से उनको भारतीय जनता पार्टी पूरा एक्सपोजर देती है, उत्तर प्रदेश आते हैं और वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं और रिकॉर्ड बनाते हैं और एक तरीके से वाराणसी को पूरे हिंदी पट्टी का केंद्र बना देते हैं पूरे हिंदी पट्टी को साधने के लिए। और अब ममता बनर्जी भी कुछ उसी नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश अगर दिल्ली का गलियारा है तो वाराणसी आज उसका जो है मेन चौराहा है, वो चौराहा जहां से बस छूटती है दिल्ली जाने के लिए। और इसीलिए ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में अपना रास्ता तलाश रही हैं और उस रास्ते का जरिया बन रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव के पास भी अब बहुत ज्यादा विकल्प बचे नहीं है। कांग्रेस का साथ लेकर के देख लिया है, मायावती के साथ भी एक टाइम पर इन्होंने गठबंधन किया, लेकिन अब मायावती खुद से अखिलेश यादव के साथ नहीं आना चाहती हैं। फिलहाल के समीकरण यही है और बीते दिनों 19 का अगर हम देखें गठबंधन तो उस वक्त भी यही हुआ था। मायावती यही आरोप लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी ने अपना वोट जो है हमारी तरफ ट्रांसफर नहीं करवाया। तो इन तमाम चीजों के बाद अब अखिलेश यादव के पास विकल्प क्या बचता है? अब अखिलेश यादव के पास विकल्प के लिए कम से कम उत्तर प्रदेश की पार्टी, बड़ी पार्टी नहीं बची है, उनके पास कोई बाहर की ही पार्टी बची हुई है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी अपने आप को देश का सबसे बड़ा विपक्षी नेता साबित करने की होड़ में दौड़ रही हैं, ऐसे में अखिलेश यादव के लिए भी वही मौका है कि अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में आने के लिए अखिलेश यादव ममता बनर्जी को खुला रास्ता दे रहे हैं। इससे 2 चीजें होंगी, एक तो अखिलेश यादव का अपना कद बढ़ेगा
और दूसरा राष्ट्रीय राजनीति में उनका हस्तक्षेप बढ़ेगा। जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव अपनी राष्ट्रीय छवि बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, अखिलेश यादव भी कमोबेश उसी कोशिश में लगे हुए हैं। और ये सभी लोग, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, इसके अलावा तमाम दक्षिण भारत के नेता हो, तमाम लोग एक साथ आज नहीं तो कल मिलने ही वाले हैं। और अखिलेश यादव को भी पता है कि जितना पहले से जो इसमें लड़ाई में योगदान देना शुरू करेगा, उसको उतने ही फायदे होंगे अगर वो जो फ्रंट बनेगा वो सफल रहता है। तो ये सारा समीकरण है जो फिलहाल के विधानसभा चुनाव में बन रहा है और 2024 की पटकथा लिखने की तैयारी हो रही है, जहां ममता बनर्जी कांग्रेस के किसी भी जो फ्रंट चेहरा होगा, जो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, जो सबसे बड़ा चेहरा होगा, उसको रिप्लेस करेंगी और थर्ड फ्रंट कांग्रेस की जगह ले लेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब एक और चीज आती है कि थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिशें तो बहुत बार हुई हैं इतिहास में, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। कम से कम बीते 2 लोकसभा चुनावों के दौरान यही देखने को मिला कि थर्ड फ्रंट बना और उसके बाद सभी की अपनी महत्वाकांक्षाएं रही और थर्ड फ्रंट टूट गया। लेकिन क्या एक बार फिर से अगर थर्ड फ्रंट बनने की बात हो रही है तो वैसा ही होगा? अब यहां पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, तो मुझे लगता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीते 8-9 सालों में सभी को समझ में आ गया है, जो क्षेत्रीय दल हैं, कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनना, नरेंद्र मोदी के चेहरे के बराबर एक तरीके से विरोध उसका कर पाना आसान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने विपक्षियों को रौंदा है, उसके बाद कई विपक्षियों में हिम्मत भी नहीं बची है अकेले लड़ने की भारतीय जनता पार्टी के साथ। और ममता बनर्जी इसलिए इसमें आगे निकलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी निर्विवाद रूप से सबसे बड़ी नेता बन सकती हैं, क्योंकि फिलहाल ममता बनर्जी ही इकलौती नेता ऐसी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर सीधे नरेंद्र मोदी से टक्कर ले रही हैं। और कम से कम पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी भी ममता बनर्जी की लोकप्रियता को पछाड़ नहीं सके हैं। इस वजह से लोगों ने कमोबेश जो थर्ड फ्रंट में आने वाले हैं, उन्होंने अपना रोल और कद दोनों समझ और स्वीकार लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में हम पहले से एक मजबूत और पहले से एक स्ट्रेटेजिक थर्ड फ्रंट देख सकेंगे, जो कांग्रेस को पीछे छोड़ देगा और भारतीय जनता पार्टी से सीधे चुनौती राष्ट्रीय स्तर पर लेगा। बाकी उत्तर प्रदेश में वोटिंग आज हुई है छठे चरण की, औसत वोटिंग रही है और औसत वोटिंग के लिए 2 तर्क हमेशा से दिए जा रहे हैं। एक कहा जा रहा है कि या तो फिर किसी पार्टी का कोर वोटर घर बैठ गया है, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वोटर सत्ता नहीं बदल रहा है, इसलिए सुस्ती दिख रही है। क्योंकि जो तुलना की जा रही है वो 2017 की वोटिंग से की जा रही है, तो 2017 की वोटिंग से हमको समझना होगा कि 2017 की जो वोटिंग थी वो सत्ता बदलने की वोटिंग थी, सत्ता के खिलाफ वोटिंग थी। तो वोटिंग परसेंटेज हमको उस वक्त बढ़ा हुआ देखने को मिला था, जो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा बाकी सबकी नजरें जो है छठवां चरण आज निपट गया, अब 7वें और आखिरी चरण पर टिकी हुई हैं। भाजपा, कांग्रेस, बसपा और इसके अलावा समाजवादी पार्टी, सभी लोग दम लगा रहे हैं कि कुछ अच्छा 7 मार्च को कर लिया जाए, 5 मार्च को इसका प्रचार प्रसार थम जाएगा। और इन तमाम जो 1 महीने की रस्साकशी है, और कम से कम 1 महीने का चुनावी रस्साकशी रही है, और 5 साल से लगातार इस बात की तैयारियां चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव होने जा रहा है, और उसमें सभी लोग अपना झंडा फहराएंगे, प्रतिभागिता करेंगे, और देखने वाली बात होगी कि झंडा किसका सबसे ऊंचा रहता है। इस बात का पता 10 मार्च को चलेगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, खास करके ममता बनर्जी के थर्ड फ्रंट के सबसे बड़े नेता बनने के लिए, और नरेंद्र मोदी से कितना सीधा टक्कर ममता बनर्जी ले सकती हैं, उसको लेकर के क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। बड़ी खबर में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें और अंतिम चरण के चुनाव वाले क्षेत्रों में भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जौनपुर के टीडी कॉलेज में जनसभा करे। इसके अलावा पीएम मोदी ने चंदौली में भी लोगों से सबसे पहले अभिवादन स्वीकार किया, और उसके बाद अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि हमारी सरकार महाराजा सुहेलदेव के योगदान को पूरे देश में लेकर के गई है, वरना पहले वो भी एक जमाना था कि घोर परिवारवादियों को महाराजा सुहेलदेव सिर्फ चुनावों में याद आते थे। अगर आपको महाराजा सुहेलदेव समझने में कठिनाई हो रही है और क्यों इनकी चर्चा 6वें और 7वें चरण में हो रही है, तो आपको ओम प्रकाश राजभर का नाम याद होगा। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का नाम है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। महाराजा थे और एक तरीके से उस जाति बिरादरी, खास जो जाति है उसके राजा के तौर पर विख्यात थे, और बड़ी उनकी सेंटिमेंटल जुड़ाव है लोगों का उनके साथ। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी क्या हुआ, सुभाषपा चली गई, हम अपनी सुभाषपा बना लेंगे, उस तर्ज पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम तर्कों को देते हुए कहा कि घोर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रभक्तों के बीच यही अंतर होता है।
इसके अलावा एक खबर शेयर बाजार से, सप्ताह का चौथा कारोबारी दिन था। आज शेयर बाजार गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 366 अंक टूटकर 55,102 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सूचकांक 108 अंक फिसल करके 16,498 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो और बैंकिंग शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है, आगे भी सतर्क रहें। इसके अलावा एक खबर और उत्तर प्रदेश से, वाराणसी में जो हमने अभी बड़ी खबर में बात करी, अब यहां भी बात कर ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ग्रैंड फिनाले होने वाला है। यहां पर पूर्वांचल के 7 जिलों में 7 मार्च को 7वें और अंतिम चरण का मतदान होगा। इतने सारे 7 आ गए। इसके लिए सभी दिग्गज जो नेता हैं, अपने दल के लोग हैं, ताकत झोंक रहे हैं। सभी लोग यहां पर वाराणसी को ही केंद्र बनाते हुए कर रहे हैं। रिंग रोड के किनारे एड़े गांव में आज सपा गठबंधन की रैली में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने तगड़ी हुंकार भरी। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी में खेला हो बे। उन्होंने मंच से सपा की जीत और भाजपा के खदेड़ने का नारा लगाया। खदेड़ना उत्तर प्रदेश में नया टर्म ओम प्रकाश राजभर और ममता बनर्जी लेकर के आ रहे हैं। जो खेतों के मेड़ों पर लोग बात करते हैं, आजकल उसे वो लोग मंच से कह रहे हैं। इसके अलावा एक खबर रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वहां से, रूस और यूक्रेन के बीच 8 दिनों से जारी जंग अब और तेज हो चुकी है। इसका सबसे ज्यादा कच्चा तेल जो बाजार है उस पर नुकसान पड़ रहा है। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत एक दशक के सबसे हाईएस्ट जो पीक है उस पर जा पहुंची है। 3% से ज्यादा की तेजी लेते हुए आज इसका भाव $117 प्रति बैरल पहुंच गया है। गौरतलब है कि ब्रेंट क्रूड के दाम में उबाल से भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। बढ़ना जायज है और बिल्कुल जायज है। चुनाव के बाद तगड़े ढंग से जो तेल का दाम है उसमें इजाफा देखेंगे, उसकी वजह से चौओर महंगाई फैलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर के सरकार और अंतरराष्ट्रीय जो समूह है इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। सुप्रीम कोर्ट ने, दरअसल ये कल की खबर है, कल जो हमने आपको बताया था उसका जो आज जजमेंट आया है या एक तरीके से खारिज हुई है याचिका, उसके बारे में बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं वहां पर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने की मांग करने वाली हिंदू सेना द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि याचिका एक पूरी तरह से जो है उसका जो मोटिव है वो चुनाव का स्टंट है, खास करके जब कुछ राजनीतिक दलों को इस मामले में प्रतिवादी बनाया गया और जबकि कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। याचिकाकर्ता का नाम सुरजीत सिंह यादव है जो हिंदू सेना के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सभी उम्मीदवारों और पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी द्वारा खड़े किए गए सभी उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि इन दलों और उनके उम्मीदवारों ने नेता सत्ता में चुने जाने पर मतदाताओं को मुफ्त उपहार और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 123/1 बी के प्रावधानों के तहत भ्रष्ट आचरण और रिश्वत की राशि की पेशकश की है, इसलिए इन लोगों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको पॉलिटिकल बायस मानते हुए खारिज कर दिया है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरफ से है। बहुत गंभीर आदमी थे। वो कहते हैं कि कामयाबी के पीछे भागने से हमेशा बेचैनी हाथ लगती है, वहीं शांत और सादगी से भरी जिंदगी ज्यादा खुशियां देती है। ज्यादा कुछ समझने समझाने लायक है नहीं, सभी लोग समझदार हैं। सिंपल सी बात है कि जिंदगी में भागा दौड़ी जितना करेंगे उतना ही परेशान रहेंगे। सुकून से रहेंगे, हरि का नाम भजेंगे तो जिंदगी में आप खुश रहेंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और मौज करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।